Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 21 अगस्त 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है इक्वाडोर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू GACSA बेसिकली एक पर्टिकुलर बॉडी का नाम है जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो इस पर्टिकुलर बॉडी को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये बॉडी है ये एक क्लाइमेट समिट हुआ था पेरिस में 2015 के अंदर, उसी का आउटकम है, यानी उसी सम्मेलन के दौरान ये बॉडी को बनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट कि जो भी यहाँ पर मेंबरशिप होती है इस पर्टिकुलर बॉडी की, इस बॉडी का जो भी कंट्री मेंबर बनेगा या जो भी इसकी मेंबरशिप होगी वो कोई भी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन उसके ऊपर क्रिएट नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे जो उसने बोल दिया वो यहाँ पर उस मेंबर को मानना ही मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सहायक रहा है इस बॉडी के क्रिएशन में, यानी इस बॉडी को बनाने के लिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करवा चुका है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर A 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर B 2 ओनली, ऑप्शन नंबर C 2 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर D तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है। जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ, बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के तौर पर मार्क कर लेना। आपको पता होगा कि हमने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जो कि अभी थोड़े दिनों के बाद 23 अगस्त की बात की जा रही है। आज तो वैसे 21 अगस्त है, यानी परसों क्या होगा, जो चंद्रयान 3 है वो चांद पर लैंड कर जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमने 14 अगस्त को लॉन्च किया था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही एक और कंट्री है जिसने चांद के ऊपर अपना मिशन लॉन्च किया था और वो बोल रहा था कि इंडिया से पहले चांद के ऊपर पहुँच जाएगा। वो देश है रशिया ने अपना मिशन जिसका नाम है लूना 25, क्या नाम है, लूना 25, इसको लॉन्च किया था और हमसे काफ़ी दिनों बाद लॉन्च किया था। लेकिन बोला जा रहा था हमसे पहले, यानी 21 अगस्त को ये चांद के ऊपर में उतर जाएगा, यानी आज इसको उतरना था का मतलब क्या आज उतरेगा? नहीं, ये पहले ही क्रैश कर चुका है। तो ये क्रैश हो गया है, इसी को लेकर लगातार बहुत सारी जो हेडलाइंस है वो बन चुकी हैं। इवन इंटरनेशनल वर्ल्ड में इसको पूरी तरह से कवरेज मिल रहा है। जैसा आप यहाँ पे आर्टिकल देख पा रहे होंगे, रशियन स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैशेस इनटू मून, इस तरीके से यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश कर रखा है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो उसने भी यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है। ऐसे ढेरों आर्टिकल्स इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या द हिंदू के अंदर नहीं है? नहीं, आज का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है वहाँ पर भी एक पूरा डेडिकेटेड आर्टिकल दिया गया है इस लूना 25 को लेकर। ये रशिया का पहला चांद पर जाने वाला मिशन है पिछले 47 सालों में, 47 ईयर्स में, यानी कि लूना 24 जो है वो 47 साल पहले लॉन्च किया था रशिया ने। उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हर एक चीज़ बहुत डिटेल से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, बस खाली ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना। तो न्यूज़ निकल कर आ रही है, रूस का यानी रशिया का जो लूना 25 स्पेसक्राफ्ट है ये चांद पर क्रैश हो गया है, गलत कक्षा में चला गया था। ठीक है, अब शनिवार वाले दिन यानी कि सैटरडे में शाम 5:30 बजे के आसपास इससे जो संपर्क है वो टूट गया था। अब संपर्क टूट गया तो कांटेक्ट हो नहीं पाया, ये सीधा यहाँ पर चांद पे जाके क्रैश कर गया। तो ये रूस का जो लूना 25 स्पेसक्राफ्ट है
इसको चांद के साउथ पोल पर उतरना था। आपको पता होगा इंडिया और रशिया दोनों मिलकर चांद्रमा का जो साउथ पोल है, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है ना, जो हमारा मून है इस मून के इक्वेटर वाली साइड पर यानी इस वाले पोर्शन पर तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ लैंड कर चुके हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो। अब बात आती है इनके पोल पर, तो हम लोग यहाँ पर जो चंद्रमा है इसके साउथ पोल पर इस वाले हिस्से पर उतरने जा रहे हैं। हमारा जो अभी चंद्रयान 3 है वो अभी यहाँ पे वर्किंग में है, वो अभी चल रहा है और अभी 23 अगस्त को वो लैंड करेगा। लेकिन रशिया का जो लूना 25 है इसको भी साउथ पोल पर ही उतरना था। साउथ पोल पर काफ़ी सारे क्रेटर्स हैं, गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है। तो वहीं पर एक क्रेटर जिसका नाम है बेगुसलावस्की क्रेटर, वहाँ पर इसको लैंड करना था, लेकिन वो लैंड नहीं कर पाया। जैसे मैंने बोला कि एक गलत कक्षा में यहाँ पर ये चला गया और अपना जो यहाँ पे इसने ऑर्बिट है वो बदल लिया। और जब इसकी लैंडिंग होने लगी तो प्री लैंडिंग के मतलब जो प्री लैंडिंग हो रही थी उस प्री लैंडिंग के दौरान ऑर्बिट बदल जाता है पहले। तो प्री लैंडिंग ऑर्बिट बदलने के दौरान इसमें गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक क्रैश कर गया। जो रॉसकॉस्मोस है, जैसे भारत का इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही रशिया का रॉसकॉस्मोस है, उनकी स्पेस एजेंसी। उन्होंने यहाँ पर ये बताया इसके बारे में जो कन्फर्मेशन है वो ऑलरेडी दे दी गई हैं। तो रॉसकॉस्मोस ने कहा कि अगर हम शुरुआती एनालिसिस करें तो शुरुआती एनालिसिस के जितने भी परिणाम हैं उससे ये पता चलता है कि कैलकुलेशन से जो पैरामीटर डिसाइड किया गया था कि हाँ इस पैरामीटर पर चलेगा, वैसा हो नहीं पाया। यानी कि जैसा पैरामीटर डिसाइड किया गया था, रूट डिसाइड किया गया था लूना 25 का, वैसा हो नहीं पाया। वो अपने पैरामीटर से डेविएट हो गया, अपना पाथ उसने चेंज कर लिया। अब जो कैलकुलेटेड वैल्यू जितनी निकल कर आई थी इनके हिसाब से उससे ज़्यादा थी, और इसी की वजह से यहाँ पर जो थ्रस्टर होता है इस सैटेलाइट के अंदर में वो ज़्यादा देर तक फायर होता चला गया, और स्पीड कम होने की वजह से जो ये स्पेस क्राफ्ट है ये कहीं ना कहीं एक ऑफ ऑर्बिट में चला गया। जिस ऑर्बिट में नहीं जाना था उस ऑर्बिट में चला गया और सीधा जाके चांद पर क्रैश हो गया। ये बात यहाँ पे रॉसकॉस्मोस की साइड से बताई गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे भारत ने जो चंद्रयान 3 है वो 14 जुलाई को लॉन्च किया था, लेकिन हमसे लगभग एक महीने बाद रशिया ने इसको 11 अगस्त को लॉन्च किया था। यानी अभी तो 21 ही अगस्त है, तो 10 दिन पहले यहाँ पे इसने लॉन्च किया था अपना ये लूना 25, और इसका टारगेट था कि 21 अगस्त को यानी कि भारत से पहले चंद्रमा पर उतार दें। और मैं आपको बताऊँ एक बात, वैसे शेयर नहीं करना चाहता तो बता देता हूँ, लेकिन जब स्टार्टिंग में लूना 25 जब लॉन्च हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद होगा, तो उस समय पर बड़ा बुरा सा लग रहा था यार कि मतलब इंडिया ने इतना पहले लॉन्च कर दिया, और क्योंकि अभी तक चंद्रमा के साउथ पोल पर कोई भी नहीं पहुँचा है। तो भारत अपना ये जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया है ना, ये हम सक्सेसफुली लैंड जब होंगे साउथ पोल पर तो भारत पहला देश बन जाएगा जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। लेकिन बीच में जो रशिया का ये लूना 25 आ गया था ना, इसकी वजह से बड़ा मतलब कह सकते हो बुरा सा लग रहा होगा सबको यार कि मतलब बाद में लॉन्च किया और पहले उतर जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं सोचा था कि हाँ ये 25 क्रैश हो जाए, बस ये ज़रूर सोचा था कि हाँ हो सकता है यार ये डिले हो जाए। ये मैंने कई बार खुद से यहाँ पर ये सोचा यार डिले हो जाए थोड़ा सा, यानी कि पहले इंडिया का लैंड कर जाए उसके बाद जाके रशिया का लैंड करे तो ज़्यादा बेटर हो। वैसे ही क्रैश हो गया है और ऑब्वियसली बात है एक बहुत बड़ा लॉस तो वही है, और इस क्रैश की वजह से जो ये पूरा वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा मजाक भी बनाई है रशिया की। ये बात आपको समझ में आ गया। 11 अगस्त को लॉन्च किया, ये सब कुछ मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या था, किस किस वजह से क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं वो हमने यहाँ पर समझा। तो इस लूना 25 मिशन को जो सोयूज़ 21B नाम का एक लॉन्च व्हीकल है, जो रॉकेट है, इसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था, यानी इस लूना 25 को लॉन्च किया गया था। और वो कहीं ना कहीं इतनी तेज़ी से चला कि 11 अगस्त को लॉन्च होने के बाद में 16 अगस्त को जो लूना 25 है वो चांद की 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच गया था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पृथ्वी का चक्कर मार के सीधा यहाँ पर आप कह सकते हो वो चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया। और 19 अगस्त को ये लूना 25 जो प्री लैंडिंग होता है ना, यानी कि अब लैंड होने वाला है चंद्रमा के ऊपर में, उस वाली कक्षा में, उस वाले ऑर्बिट में ये पूरा स्पेसक्राफ्ट पहुंच गया। लेकिन संपर्क टूटने के बाद में सीधा वो चांद पे जाके क्रैश हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया 47 ईयर्स बाद चांद पर ये रशिया ने अपना पहला मिशन भेजा। 47 ईयर्स यानी कि इससे पहले 1976 में, यानी 1976 में, 1976 में आप कह सकते हो लूना 24 मिशन को भेजा गया था। लूना 24 जो मिशन है इसने लगभग चांद पर गया सक्सेसफुली। यहाँ पर ये पूरा मिशन रहा। चांद पे से जो 170 ग्राम, किलोग्राम नहीं बोल रहा हूँ, 170 ग्राम जो धूल है चांद की, उसको लेकर वापस से पृथ्वी पर ये पहुँचा। और अभी तक जितने भी मून मिशन हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं चांद के इक्वेटर पर पहुँचे हैं, बीच वाले हिस्से पर पहुँचे। जैसे मैंने आपको बताया ये चांद के साउथ पोल पर पहुँचने वाला पहला मिशन कोई कर रहा है। यानी अभी इंडिया जब पहुँचेगा तो भारत पहला देश बनेगा जो कि चांद के साउथ पोल पर पहुँचेगा।
चंद्रयान 3 से पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो लूना मिशन है ये लैंड होने वाला, जैसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही चुकी है, बट ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से अभी जो लूना 25 है वो उसका कोई नाम निशान नहीं है, अभी वो गायब हो चुका है। लूना 25 मिशन का मकसद एग्जैक्टली क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चांद की मिट्टी के जो नमूने हैं उसको लेकर जो बर्फ़ प्रेजेंट है या नहीं है उसका पता लगाना, ठीक है। साउथ पोल पर जो मिट्टी का फिजिकल मैकेनिकल स्टडी होती है वो करना, ये इसका मेन मकसद था। लेकिन मैं आपको बता दूं रशिया यहाँ पे रुका नहीं है, रशिया के आगे बहुत सारे प्लान्स बने हुए हैं। रशिया ने खुद यहाँ पे बता रखा है, यानी कि रोसकॉस्मोस के जो हेड है ना यूरी बोरिसोव, उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि 2027, 2028, 2030 ये 3 जो ईयर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन 3 सालों में लूना के जो बाकी और मिशन है वो लॉन्च किए जाएंगे और इसके बाद चाइना के साथ में मिलकर जो रशिया है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नई फेस में एंटर करने वाला है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि चांद के ऊपर में जो मैंड मिशन है वो भेजेंगे और चांद के ऊपर एक बेस बनाने का भी बात की जा रही है रशिया के थ्रू। तो चांद पर अपना बेस बनाना चाहता है रशिया, जिसको लेकर चाइना के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर ऐसा एक प्रॉब्लम हमारे दिमाग में मतलब अभी भी है, क्वेश्चन बना हुआ है दिमाग में कि भारत ने 14 जुलाई को लॉन्च किया वो अपना चंद्रयान 3 और रशिया ने 11 अगस्त को अपना ये लूना 25 लॉन्च किया। उसके बावजूद भी कैसे रशिया 10-15 दिन में ये एरिया कवर कर रहा था? मतलब रशिया इतनी जल्दी चांद पर कैसे पहुंच रहा था? ऐसा भारत क्यों नहीं कर रहा? अगर भारत ने किया होता तो अभी तक वो चांद पर लैंड हो चुका था चंद्रयान 3। तो ऐसा हमने क्यों नहीं किया? देखो हम ना कोशिश कर रहे हैं कि कम फ्यूल में, यानी फ्यूल भी कम खर्च हो और इफ़ेक्टिवली हम चांद पे पहुंच सकें। और इसके लिए हमने जो पृथ्वी की ग्रेविटी है उस ग्रेविटी का यूज़ किया है। अब कहोगे अब अभी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। देखो कन्फ्यूजन क्रिएट होने नहीं देंगे। यहाँ पर ये समझो, इधर यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, और इधर आपको यहाँ पर ये मून देखने को मिलेगा। अब होता क्या है कि रशिया का तो जो स्पेसक्राफ्ट लूना 25 था ये तो सीधा इसने अर्थ को ऑर्बिट किया और सीधा यहाँ पर ये चांद के ऑर्बिट में चला गया, ठीक है। लेकिन इंडिया का जो यहाँ पे चंद्रयान 3 है उसने पहले कई सारे चक्कर पृथ्वी के मारे हैं, कई सारे चक्कर, यानी कि जो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी है उस ग्रेविटी का यहाँ पर हेल्प ली है, ठीक है। उस ग्रेविटी की हेल्प लेते लेते उसने फिर सडनली यहाँ पे अपना जो ऑर्बिट है वो चेंज किया। अब ऑर्बिट चेंज करने के बाद में अब वो चंद्रमा के चक्कर मार रहा है। अब चंद्रमा के चक्कर मारते 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 बहुत स्विफ्टली यहाँ पर हम लोग लैंड करने वाले हैं धीरे धीरे, ठीक है। अभी वैसे चांद के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है चंद्रयान 3, तो बस यहाँ पे ये बार बार ऑर्बिट करने में ही थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन यहाँ पे इसके पीछे का मेन रीज़न है कम फ्यूल लगाकर ग्रेविटी का यूज़ करके अच्छे से हम उसको, आप कह सकते हो, चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली कंडक्ट कर दें। और केवल इतना ही नहीं है, हमें अपना चंद्रयान 3 को लैंड करवाना है। लैंड करवाने के बाद में वो खुलेगा, उसमें से जो रोवर है वो रोवर निकलेगा। वो रोवर निकलने के बाद में यहाँ पर चांद की स्टडी करने का काम करेगा। समझ गए? जो चंद्रयान 2 था उसमें हमारी लैंडिंग की तो सही नहीं हो पाई थी। अगर लैंडिंग हो जाती, रोवर निकल जाता, तो हमें यहाँ पर आज चंद्रयान 3 लॉन्च नहीं करना पड़ता। जबकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि रशिया के लूना 25 में पता है क्या करना था? केवल उन्हें लैंड करवाना था, उसमें से कोई रोवर वोवर कुछ नहीं निकलता। बस खाली यहाँ पर उनका मिशन सीधा जाके साउथ पोल पर लैंड हो जाता। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों इसके बारे में आपने कुछ लिखना है, नोट मेकिंग करनी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं। सारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ। तो लूना 25 के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चंद्रयान 3 के बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी डिटेलिंग्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ये लूना 25 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है ना, इसमें क्या चीज़ें हैं, किस लिए लॉन्च किया गया है, ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल स्क्रीन पर आपको फ्रंट पेज पर ही नजर आएगा, ये वाला। इसको हम लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाएंगे, स्पेशली इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी क्या हो रहा है, जो हमारी पल्सेस हैं, पल्सेस यानी जो दालें हैं, दालों का दाम इंडिया के अंदर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चले जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न है कि अब की बार इस साल अगस्त के महीने में दालों को कम बोया गया है, इनकी खेती कम हो रही है। रीज़न क्या है? बारिश थोड़ा सा कम देखने को मिला अगस्त के महीने में, स्पेशली अगस्त के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। टमाटर के प्राइसेस एक तरफ अभी पिछले कुछ समय पर तेज़ी से बढ़े, सबको पता है, हमने वीडियो भी काफ़ी बार डिस्कस किया, थंबनेल भी लगाया था कि टमाटर के दाम इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं। अब टमाटर के प्राइसेस पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बहुत नॉर्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इधर दालों के दाम आप कह सकते हो ये कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं।
रीज़न यही है कि अगस्त के महीने में जो हमने देखा जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, जिसकी वजह से जो ये दालें हैं वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई, और पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारे पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहा है। इवन यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से एक बढ़िया क्लैरिटी मिल जाएगी। ये चार्ट ये दिखाता है कि किस तरीके से पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो दालों का प्रोडक्शन है वो कितना कम रहा है। ठीक है, तो पिछले साल के कंपैरिजन में 9.2% से कम प्रोडक्शन हुआ है अब की बार इन दालों का, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। इनको कम बोया गया है, कम उगाया गया है। रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेफिशिएंट रेन यहाँ पे सबसे मेन रीज़न है, बारिश का कम होना, क्योंकि यहाँ पे दालों की फसल लगाएंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पर पानी का रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देख पाओगे सीरियल्स हो गया या हमारा चावल वगैरह हो गया, ये चावल वगैरह में अब की बार पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन पल्सेस के मामले में थोड़ा सा हम बैकवर्ड चल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे समझाया गया। अब क्या एग्जामिनेशन में ये चीज़ आपसे पूछी जाएंगी क्या? यार कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए कभी परेशान ना हो। एग्जामिनेशन में ये चीज़ें कि भाई इसके दाम ये बढ़ गए, ये ऐसा कभी नहीं पूछा जाता है, ये कोई परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं पूछी जाती है। लेकिन आपने करना क्या है, अब स्पेशली पल्सेस की बात हो रही है तो आपको थोड़ा सा इंडिया का पूरा सिनेरियो पता होना चाहिए पल्सेस को लेकर, कि इंडिया में जो पल्सेस का प्रोडक्शन है वो स्पेशली कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन से सीज़न में होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इस वाले ऐसे पोर्शन से क्वेश्चंस बनने लगे हैं। तो परेशान नहीं होना है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो इंडिया के अंदर में पल्सेस प्रोडक्शन को लेकर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल डेटा के माध्यम से। ठीक है, तो इंडिया जो है कहीं ना कहीं आज के समय पर दुनिया भर में दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी दुनिया भर में जितना भी प्रोडक्शन होता है दालों का, उसका 25% इंडिया की साइड से जाता है, इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 25%। ये बात हो गई प्रोडक्शन की। अब बात करते हैं कंजम्पशन की, यानी कि हम उगाने के बाद में कितना खाते हैं। तो कंजम्पशन की बात करेंगे तो दुनिया भर में जितना कंजम्पशन होता है इन दालों का, उसका 27% कंजम्पशन इंडिया खुद कर लेता है। तो आप कह सकते हो प्रोड्यूसर भी बहुत बड़ा है भारत और कंज्यूमर भी है। उसके साथ साथ हम इम्पोर्टर भी हैं, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे प्रोडक्शन 25% का है, कंजम्पशन 27% का है। मैं तो आपको मोटा मोटा रफली बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हमने जितना उगाया उससे ज़्यादा खा लिया। अब उससे ज़्यादा खा तो नहीं सकते, जितना उगाया उतना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कुछ 14% के आसपास जो पल्सेस है वो हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं। समझ गए? तो भारत प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, साथ ही साथ में इम्पोर्टर भी है, क्योंकि यहाँ पे जितना उगाया जाता है कंजम्पशन हो जाता है, इस वजह से और चाहिए होता है। अब बात ये आती है कौन कौन से सीज़न में पल्सेस को ग्रो किया जाता है। दोस्तों देखो, जो पल्सेस हैं इनको दोनों सीज़न में, यानी कि खारिफ और राबी सीजन्स दोनों ही सीज़न में ये ग्रो की जाती हैं। राबी पल्सेस जो होती हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा ग्रो की जाती हैं। ठीक है, राबी पल्सेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारे सभी दालों के अंदर में या सभी टोटल प्रोडक्शन के अंदर में 60% ज़्यादा होता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको बता देना है राबी पल्सेस का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, और पिछले कई सालों से यहाँ पर राबी पल्सेस ज़्यादा ग्रो की जा रही हैं। आप सोच रहे होंगे राबी मतलब क्या हो गया? देखो, आपको पता होगा, मैंने आपको क्रॉपिंग सीजन के बारे में पढ़ाया, राबी, खरीफ, ज़ैद। राबी फसलें वो फसलें होती हैं जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उगाई जाती हैं, और इनकी कटाई अप्रैल से जून के बीच में होती है। ठीक है, और खारिफ वो वाली फसलें होती हैं जिनको जून से जुलाई के बीच में उगाया जाता है, और इनकी कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है। समझ गए? तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा राबी और खारिफ के क्रॉपिंग सीजन के अंदर में। तो यहाँ पे जो फसलें हैं, ये जो खासकर पल्सेस जो दालें हैं, ये बढ़िया तरीके से, मतलब राबी जो पल्सेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अब इंडिया में टॉप 5 के स्टेट्स, यानी कि टॉप 5 राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा दालों का प्रोडक्शन किया जाता है, उसमें है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। ये टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यूपीएससी ने 2020 में पूछा है। हालांकि थोड़ा सा जो हमने डिस्कशन किया है उससे अलग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2020 का क्वेश्चन है ये, तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है। क्वेश्चन यही था कि विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन, दालों के प्रोडक्शन को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कि जो ब्लैक ग्राम है, जो काला चना है, इसको उगाया जाता है खारिफ और राबी क्रॉप दोनों की तरह। ठीक है, दोनों पर्सपेक्टिव के तौर पर। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ग्रीन ग्राम है, जो हरी वाली दाल आपको देखने को मिलेगी, तो हमारे देश में जितनी भी दालों का प्रोडक्शन होता है उसमें से आधी दाल केवल ये ग्रीन वाली दाल होती है, यानी जो आप मूंग की दाल कहते हो जिसे, है ना, मूंगी बोला जाता है ना शायद। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मूंग की दाल है, जितना पल्स का प्रोडक्शन होता है, जितनी भी दालों का प्रोडक्शन होता है, उसमें आधी दाल यहाँ पर केवल मूंग की दाल ही ग्रो की जाती है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि पिछले
3 डिकेड्स में यानी पिछले 30 सालों में, एक डिकेड मतलब 10 साल, तो पिछले 30 सालों में वाइल द प्रोडक्शन ऑफ खारिफ पल्सेस हैज़ इंक्रीज, जो खारिफ पल्सेस हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ा है और जो राबी पल्सेस हैं उनका प्रोडक्शन कम हुआ है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब क्योंकि ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकते थे, यहाँ पे आप इन स्टेटमेंट्स में एलिमिनेट करके एक सही आंसर को चूज़ कर सकते थे थोड़ा लॉजिक लगाकर। लेकिन अगर यही प्रश्न 2023 में पूछ लिया जाता, जो अब की बार 28 मई को पेपर हुआ है, तो यहाँ पे दिमाग चकरा जाता। क्यों? वहाँ पे अब की बार क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट देने के बाद में ऑप्शन क्या पूछा गया, ये बताओ इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। अभी पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है वहाँ पे पूछा गया इनमें से कितने स्टेटमेंट सही। वो थोड़ा सा अजीब था, वहाँ पे तुक्केबाजी भी थोड़ी बहुत चली है। लेकिन अभी हम फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम थोड़ा एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करें। तो पहली देखो, लास्ट वाला स्टेटमेंट तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि भाई यहाँ पर ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो राबी क्रॉप है, राबी जो पल्सेस हैं, है ना, इनका थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है खारिफ के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर उल्टा दे दिया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा एग्जैक्टली हो जाता है ख़त्म। और थर्ड वाला तो यहाँ पर भी है, डी में भी है, बी में भी है, तो बी और डी एग्जैक्टली यहाँ पर एज इट इज़ ख़त्म हो जाते हैं। सेकेंड वाला, क्या आप यहाँ पर खुद सोचो, हमारे भारत में जितना भी दालों का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या आधी दाल केवल मूंग की दाल ही प्रोड्यूस की जा रही है? क्या आधी दाल केवल ग्रीन ग्राम प्रोड्यूस हो रही है, उसके अलावा कोई और पल्स नहीं है? तो अगेन ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो सेकंड और थर्ड रॉन्ग है, बचता है केवल एक, वो है पहला वाला। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर 1 सही है कि जो काला चना है इसको हम कल्टीवेट करते हैं बोथ खारिफ और राबी क्रॉप दोनों के तौर पर, खारिफ सीजन में भी और राबी सीजन में भी इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। क्लियर हो गया? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में अच्छा चांस है इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का। इस ग्रुप के अंदर में डेली बेसिस पे आपको करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने 2 आर्टिकल डिस्कस किए। एक तो मैंने पल्स प्रोडक्शन को लेकर आर्टिकल डिस्कस किया, और उससे पहले जो आर्टिकल डिस्कस किया था वो लूना 25 मिशन को लेकर डिस्कस किया था। अब जो हमने आर्टिकल पढ़े, ये आपको ही पता है कि उस आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं बनना है, उस आर्टिकल से आपने कुछ ना कुछ नोट डाउन करना होगा, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने पड़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन के अंदर में। तो इस ग्रुप के अंदर में वो जो नोट्स उनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, यानी कि आपने करंट अफेयर के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको लेकर बैठने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सीधा पीडीएफ मिलेगा, वो पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। चाहो तो आप सीधा प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। बाकी सारा कंटेंट वगैरह इस ग्रुप में एज इट इज़ आपको मिल जाता है। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के ढेर सारे बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली आपके पास में आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। कोई आपसे यहाँ पर 2-3 हज़ार रुपये नहीं चार्ज किए जा रहे हैं, केवल 499 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा है फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। और ये भी केवल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, केवल एक बार आपने इन्वेस्टमेंट करना है, दोबारा यहाँ पे कोई पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आपको लाइफ टाइम तक जो भी बेनिफिट्स ग्रुप में मिलते रहेंगे वो सब आप अवेल कर पाओगे। ठीक है, इनफैक्ट इन फ्यूचर जो भी एडिशंस होते रहेंगे वो एडिशंस भी आपको उस ग्रुप में मिलते रहेंगे, और जो लोग ऐड हो चुके हैं उनको वो फ़ायदे मिलते रहेंगे। बाकी अगर कोई एडिशन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस के अंदर कोई चेंजेस आएगा, तो नए लोगों के लिए यहाँ पर क्या होगा, वो न्यू प्राइस होगा। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम अमाउंट सेट किया गया है। उसके अलावा ज्वाइन करना, तो ज्वाइन करने का प्रोसेस और भी आसान है। आपने व्हाट्सएप पर जाना है, एक नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मुझे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से मैसेज रिसीव होगा, आपको वहाँ पे मैसेज दिया जाएगा और उसमें पूरा का पूरा पेमेंट का प्रोसेस होगा। इवन पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ आपको पास में एक डेमो वीडियो का लिंक भी आएगा, आप उस डेमो वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, डेमो वीडियो को अच्छे से देखने के बाद में अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में हाँ मुझे इसका फ़ायदा होगा, तब जाके अपना यहाँ पे 499 का इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, बाकी जो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है यार 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा ऑलरेडी लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो जी, हो गया प्रमोशन, आते हैं वापस से अपने डिस्कशन पर। ये वाला आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, कल भी हमने इसका डिस्कशन किया था, लेकिन अभी क्या है ना, 1-2 दिन ये न्यूज़ में रहेगा बस, फिर उसके बाद में इसका कवरेज बंद। तो इस वजह से 1-2 दिन न्यूज़ में, तो उसके बारे में पढ़ लो, थोड़ा सा बार बार रिविजन कर लो, इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने पढ़ा दालों के प्रोडक्शन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे प्याज के प्रोडक्शन के बारे में। देखो दोस्तों, हुआ क्या है पिछले कुछ समय में, ये तो मतलब प्रॉब्लम है कि जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है वो तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इवन यहाँ पे जो वेजिटेबल्स जो सब्जियाँ हैं, उन सब्जियों के ऊपर आप देख पाओगे जो एवरेज प्राइसेस, अगर हम एवरेज इन्फ्लेशन भी देखें तो 5-5 रुपये नॉर्मल जो वेजिटेबल्स है उस पर भी इंक्रीज़ हो चुका है। वैसे कई सारी ऐसी पर्टिकुलर वेजिटेबल्स हैं
जहाँ जिनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। फॉर एग्जांपल रिसेंटली टोमेटो के प्राइसेस हमने देखे, अभी हमने अनियन के प्राइसेस भी बढ़ते हुए नजर आए। अनियन के प्राइसेस क्यों बढ़ते हुए नजर आए? रीज़न नंबर 1, इस साल 2020-21 के अंदर में, सॉरी 2021-22 के अंदर में, जो पिछला वाला साल था, उस दौरान हमने अनियन का एक्सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा कर दिया। और अभी 2022-23 में हम चल रहे हैं ना, ये 2023 वाले साल में अभी तक जो एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। और अनियन का एक्सपोर्ट हम करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश हो गया, यूएई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सभी कंट्रीज़ हमसे ये प्याज खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की प्याज में दो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती हैं, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली चीज़, यहाँ पर इंडिया की प्याज में तीखापन थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि प्याज में जब तक तीखापन नहीं होगा तब तक प्याज का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका कोई यहाँ पर फ्लेवर नहीं आएगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी जो इंपॉर्टेंट फीचर है, भारत के अंदर प्याज जो है ऑलराउंड ईयर जो है अवेलेबल होता है, नहीं पूरे साल कभी भी लेना चाहो आपको मिल सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ों की वजह से कई सारी कंट्रीज़ यहाँ पे इंडिया के इस प्याज को पसंद करती हैं। अब होता क्या है कि पिछले कुछ समय पर एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ, दूसरी तरफ यहाँ पे हमने देखा कि हमारे मार्केट में इसका शॉर्टेज हुआ। अब होता क्या है दोस्तों, आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर में कि जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो डिमांड है उसकी डिमांड बड़ी रहेगी लेकिन उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उस सामान के जो दाम हैं वो बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है भाई, डिमांड जितनी थी पहले उतनी है और इवन बढ़ गई है डिमांड, लेकिन यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो यहाँ पे कम हो गई है, शॉर्टेज हो गया है उसका, तो उसके जो दाम हैं वो बढ़ जाएंगे, वो महंगा हो जाएगा सामान। तो वही सिनेरियो हमें प्याज के साथ में देखने को मिला, तो वही इन्फ्लेशन यहाँ पे नज़र आया। अब क्या हो रहा है कि उसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पे इसकी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो उस सप्लाई को बढ़ाने के लिए सरकार ने अभी 1400 टन जो अनियन है वो मार्केट में भेज दिया है। बस इतना गेम था। इस वजह से आपको पूरी पीछे की कहानी बताई ताकि आपको ये आर्टिकल जो है बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो हमारी केंद्र सरकार ने अभी जो बफर स्टॉक है अनियन का उसको भी यहाँ पर बढ़ा दिया है, 3 लाख टन से बढ़ाकर 5 लाख टन कर दिया है संडे में। ठीक है, इवन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब यहाँ पर ये जो हमारा अनियन है उसको मार्केट में सेंड किया जाएगा और कई सारा अनियन जो है पहले भी ट्रक भर भर के टन्स में अनियन जो है मार्केट के अंदर में सेंड करे गए, ताकि जो यहाँ पर जो प्राइस है उसको स्टेबल रखा जा सके। समझ गए? और इसी के लिए हमारी केंद्र सरकार ने, क्योंकि पिछले कुछ समय पर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, अब भाई एक्सपोर्ट पे बैन तो लगा नहीं सकते, हम सीधा बैन तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक्सपोर्ट हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये देश अगर परचेज़ करते ही रहेंगे इस तरीके से तो फिर इंडिया में ये शॉर्टेज होता रहेगा और फिर एक समय बाद बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा अनियन को लेकर। तो इस वजह से सरकार ने अभी क्या किया, एक्सपोर्ट के ऊपर में 40% की ड्यूटी को इम्पोज कर दिया, 40% की ड्यूटी लगा दी है। देखो 40% की ड्यूटी लगाना अलग है और एक्सपोर्ट को बैन करना अलग है। एक्सपोर्ट के ऊपर बैन नहीं लगाया है, अभी भी एक्सपोर्ट होगा, लेकिन अब क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा दाम में एक्सपोर्ट होगा। जो कंट्रीज़ खरीद रही थी इनको थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करना होगा, 40% की ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी इसके ऊपर। तो इस चक्कर में एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल हो सकेगा, थोड़ा सा कम होगा, एक्सपोर्ट होगा लेकिन कम होगा। इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर में जैसा शॉर्टेज होने के चांसेस थे वो थोड़े से कंट्रोल हो जाएंगे। समझ गए? इवन यहाँ पे जो हमारा नेशनल कोऑपरेशन कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने बोला है ये अभी क्या करेंगे, इस अनियन को 25 रुपये पर केजी के हिसाब से मंडे से बेचना स्टार्ट करेंगे। बाकी केंद्र सरकार ने 40% की ड्यूटी लगाई अनियन के एक्सपोर्ट के ऊपर, वो भी ऑलरेडी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। तो पूरा सिनेरियो क्या चल रहा है वो आपको समझ में आ गया, अनियन को लेकर देश में क्या पूरा का पूरा चीज़ें चल रही हैं वो आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इंडिया के अंदर में अनियन प्रोडक्शन को लेकर पूरी स्थिति एग्जैक्टली कहाँ पर स्टैंड करती है। देखो भारत जो है दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट अनियन ग्रोइंग कंट्री है, हम दूसरे नंबर पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा प्याज का प्रोडक्शन करते हैं। जो इंडियन अनियन से जैसे मैंने बोला कि ये फेमस है दो चीज़ों के लिए, एक तो तीखापन, दूसरा यहाँ पे पूरे साल ये अवेलेबल होते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है, मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन प्याज का प्रोडक्शन किया जाता है। तो प्याज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, ये कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र जो है इनमें सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी 43% का कंट्रीब्यूशन है। महाराष्ट्र के बाद में आता है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, देन उसके बाद में गुजरात। समझ गए? अब उसके बाद बात की जा रही है, देखो अनियन की डिमांड जो है दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है और इस वजह से हमारे देश ने 2021-22 के अंदर में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर अनियन का एक्सपोर्ट किया। लगभग बोला जा रहा है 15,37,496 मैट्रिक टन के आसपास हमने अनियन जो है दुनिया भर में बेचे, जिससे 3,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमाया गया। अब कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने बेचा है, तो उसमें आता है बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, यूएई, नेपाल और इंडोनेशिया। और इस साल भी हमने बांग्लादेश, यूएई, इंडोनेशिया जैसी कंट्री में बहुत सारा जो अनियन है वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिया है। अनियन जो है एक टेम्परेट क्रॉप है, एक ऐसी क्रॉप जो कि यहाँ पे ग्रो कर सकती है कैसे भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, भाई कैसा भी यहाँ पर क्लाइमेट हो उसमें ग्रो कर सकती है। सबसे बढ़िया बात इसकी यही है, बस ध्यान रखा जाए कि अगर इसका बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए कि बहुत बढ़िया एक फसल हो गया अनियन की, तो उसके लिए आपको एक नॉर्मल मीडियम वेदर चाहिए होता है।
ना ही ज़्यादा ठंडा हो, ना ही ज़्यादा गर्म हो, ना ही ज़्यादा बारिश वाला हो, एक मीडियम वेदर चाहिए होगा, उसमें बेस्ट तरीके से ग्रो कर सकेगा। और अनियन की एक और ख़ास बात है, किसी भी प्रकार की मिट्टी में ग्रो कर सकती है। जैसे कुछ फसलें होती हैं ना जो केवल एक ही प्रकार की मिट्टी में या फिर ब्लैक सॉइल के अंदर में ग्रो करेंगी, है ना, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में ग्रो कर सकते हो इससे, चाहे वो सैंडी लोम हो, क्ले लोम हो, सिल्ट लोम हो, हैवी सॉइल्स हो। ये यहाँ पर इसकी एक और अगेन एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिल जाता है। समझ गए? तो ये तो हो गया हमारा आर्टिकल पूरा कंप्लीट ना। अब थोड़ी देर में आएंगे पहले एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास एडिटोरियल ज़्यादा हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो पहले उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों वर्ल्ड पेज पर यहाँ पे लूना 25 को लेकर एक आर्टिकल है, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ही लिया है कि पूरा का पूरा सिनेरियो लूना 25 को लेकर एग्जैक्टली क्या है ना। एडिटोरियल हमारे पास में आज 4-5 एडिटोरियल हैं, सब इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एडिटोरियल यहाँ पर ये है, ये 3 राइटर हैं, इन्होंने मिलकर लिखा है जो क्रिमिनल लॉ बिल्स हैं। आपको दोस्तों पता होगा रिसेंटली जो हमारा आईपीसी है, सीआरपीसी है और एविडेंस एक्ट है, इसके नाम बदल दिए गए। तो राइटर ने, ये जो 3 राइटर हैं, इन्होंने ये जो एडिटोरियल लिखा है ना, ये स्पेशल फोकस किया गया है इन बिल के नाम बदलने के ऊपर। इसके अंदर क्या बदलाव किया जा रहा है बिल के अंदर, उसके ऊपर फोकस नहीं है। राइटर का फोकस है भाई आपने नाम इसका हिंदी में कर दिया है, वो गलत है। सरकार का एक गलत कदम है जो नाम आपने हिंदी में बदला। यहाँ पे इंडिया में एक डाइवर्स कल्चर है, ढेर सारी भाषाएं हैं, आपने ढेर सारी भाषाओं में केवल हिंदी चूज़ की है। ये कहीं ना कहीं मेजोरिटेरियनिज्म को दिखलाता है। यानी आप जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं उनकी जो कल्चर है वो इम्पोज करो, वो ज़बरदस्ती लागू कर रहे हो बाकी सारे माइनॉरिटीज़ के ऊपर में। ऐसा यहाँ पे जो राइटर है उनका कहना है। तो देखते हैं, समझते हैं क्या है। यहाँ पर आप तीनों राइटर के नाम देख सकते हो, एक एक करके इनके सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे राइटर क्या बोलता है कि जो 3 नए बिल को अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर में लाया गया, प्रस्तुत किया गया, ये आर्टिकल उस बिल के कंटेंट के बारे में नहीं बात करेगा, ये आर्टिकल बात करेगा उस बिल के नाम के ऊपर। अब वो 3 बिल कौन कौन से हैं? सबसे पहला इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड का नाम बदल के कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। दूसरा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका नाम बदल कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय साक्ष्य बिल के नाम से। तो अब रिप्लेस नहीं हुआ है, बेसिकली केवल और केवल एक बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर में प्रस्तुत किया गया। ये बात आपको समझ में आ गई। यही यहाँ पर कहीं ना कहीं राइटर को बातें खटक रही हैं। ये खासकर नाम जो है, ये जो 3 चीज़ें हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो, बहुत इनका टोन देखना किस तरीके से ये जो पूरा आर्टिकल वो लिखा गया है। इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो ये नाम है ना, ये अनफेमिलियर है, सही से प्रोनाउंस भी नहीं किए जा सकते। आधे से ज़्यादा जो देश के लोग हैं उसको वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है, और आपने यहाँ पर ये नाम रख दिए। उसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने बोला, अगर आप देखो हमारा संविधान, हमारे संविधान के अंदर में जो आर्टिकल नंबर 348 348 है, वो क्या बोलता है कि जो भी हमारा टेक्स्ट होगा, यानी जितने भी कानून होंगे उस कानून के अंदर जो बातें लिखित में होंगी, जो टेक्स्ट होगा, वो सब पार्लियामेंट के थ्रू पास किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर के जो थ्रू पास किया जाता है, वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, वो सब अंग्रेजी भाषा में होता है। यानी कि ये जो बिल है, इस बिल के अंदर का जो सारा डेटा है वो सब इंग्लिश में है, वो अंग्रेजी में है, लेकिन बिल का टाइटल, इसका जो सब्जेक्ट है, उसको हिंदी में रख दिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे संविधान के अगेंस्ट में चले जाता है। संविधान के क्या, इस आर्टिकल के अगेंस्ट में चले जाता है, ऐसा यहाँ पे राइटर ने बोला। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे राइटर बोलते हैं, लैंग्वेज और लीगल रिजीम को लेकर यहाँ पर एक पूरा का पूरा इशू है। जैसे इन्होंने बोला कि देखो, सबसे पहला भाषा का जो इशू है ना, वो बहुत ही बड़ा इशू है हमारे देश में। लंबे समय से यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर डिबेट्स चलती हुई नज़र आती हैं। देखो, जो इशू ऑफ लैंग्वेज है, इसको लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी काफ़ी बड़ी डिबेट हुई, और डिबेट होने के बाद में हमने कई सारे प्रोविज़न अपने संविधान में लागू किए। इवन यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लेकर आया गया, और जिसके तहत यहाँ पे बोला गया कि इंडिया के अंदर में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगी, जब तक कि जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, वो यहाँ पर इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर देता, वो जब तक यहाँ पर इसको हटा नहीं देता, तब तक यहाँ पर ये ऑफिशियल लैंग्वेज ही रहेगी। तो जब इंग्लिश क्या एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज सेट किया गया है, और इंडिया एक ऐसा देश है जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर एक डाइवर्स कंट्री है, भारत में कई सारी भाषाएं अलग अलग जगह पर बोली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोगों का प्रोटेस्ट है वो बनना बिल्कुल जायज़ है ऐसे पर्टिकुलर मूवमेंट पर। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर अब बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाएं हैं इंडिया के अंदर में, तो उन सभी भाषाओं को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ट्रीट कर रहे हो, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों के मूवमेंट, इमोशंस, सेंटिमेंट्स यहाँ पे कहीं ना कहीं हर्ट होते हुए नजर आएंगे। फैक्ट ये है कि इंडिया को
डिवाइड किया गया अलग अलग राज्यों में, वो भी भाषाओं के आधार पर। कई सारे आपको राज्य देखने को मिलेंगे जो सीधा भाषाओं के आधार पर बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर ये कि जो रेसिडेंट्स हैं, जो आज वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने भाषाओं के आधार पर पूरे स्टेट को बांटा, उस स्टेट में रह रहे हैं, उनकी डिमांड भी है कि वो अपने कल्चर को बचा सके, अपनी भाषा को बचा सके। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और इसी के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, आप देखोगे कई सारे स्टेट्स, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, कर्नाटका, ये सभी यहाँ पर स्टेट्स अलग हुए भाषा के आधार पर। मतलब फिर भी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन सभी स्टेट्स में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था 1960s में। रीज़न ये था, हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा था। मतलब अकेला ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई इंग्लिश नहीं, सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा था हिंदी को 1960s में। वैसा अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन आपको पता है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन हिंदी को, केवल हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा था 1960s में, जिसकी वजह से देश भर में कई सारे राज्यों में बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ही बड़ा प्रदर्शन किया गया। जैसे मैंने आपको बोला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, कर्नाटका में। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना था कि हमारे ऊपर आप हिंदी इम्पोज नहीं कर सकते, हिंदी को इस तरीके से ज़बरदस्ती हमारे ऊपर लागू नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, ये इशू अभी तक चल रहा है एज इट इज़। लैंग्वेज जो है किसी भी कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और कहीं ना कहीं ये जो बिल है, ये बिल क्या कर रहा है, हिंदी का यूज़ कर रहा है। हिंदी का टाइटल दिया गया इन तीनों ही बिल को। तो ये जो यहाँ पर केंद्र सरकार ये हिंदी को रिड्यूस कर रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती हिंदी को लागू किया जा रहा है। जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो बहुत कम मात्रा में लोग हैं जो अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं, उनके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ लोगों की जो भाषा, जैसे हिंदी आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं, बाकी जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं बहुत कम लोग बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका कहना है कि बहुत सारे यहाँ पर जो ये मेजॉरिटी वाली भाषा है वो माइनॉरिटी के ऊपर में ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। ये यहाँ पे राइटर ने एग्जैक्टली मेंशन कर दिया। अब इसको मेंशन करते हुए राइटर बोलते हैं ये तीनों ही लोग कि ये मेजोरिटेरियनिज्म है। आप ज़बरदस्ती जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उसको माइनॉरिटी के ऊपर थोप रहे हो। जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं, जो हिंदी नहीं बोलते हैं, ठीक है, अगर आप इनको देखोगे, उन्होंने भी यहाँ पर कई बार इन चीज़ों के रिगार्डिंग अपना जो मतलब अपने कह सकते हो पॉइंट है वो यहाँ पर दिए हैं कि देखो यार, हमारा भी लैंग्वेज, हमारा भी कल्चर है, उसकी भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। क्या हुआ है, कई बार कई सारे लीडर्स के थ्रू, कई सारे लोग ऐसे जो पावर में बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके थ्रू यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिंदी को एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ नेशनल लैंग्वेज। जल्दी हिंदी को एक एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगे। अलग अलग मंत्रालयों में, इवन यहाँ पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी इसको लेकर भी प्रोटेस्ट हुए थे, कुछ प्रोविजंस को लेकर, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर में कहीं ना कहीं एक मेजर फोकस किया गया हिंदी को इम्पोज करने में, हिंदी को लागू करने में। और पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो कई सारे जो, जैसे कि हमारे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो राइटर है इन्होंने बोला है कि पिछले कुछ सालों में जो हमारे गृह मंत्री हैं, यूनियन होम मिनिस्ट्री हैं, यूनियन होम मिनिस्टर की साइड से कई सारे स्टेटमेंट्स आए जहाँ पर वो हिंदी को नेशनहुड से जोड़ते हैं। इवन यहाँ पर इन राइटर का कहना यह है कि गृह मंत्री ने साल 2019 में मेंशन किया था कि ओनली हिंदी कैन वर्क टू यूनाइट द कंट्री। केवल हिंदी ही एक भाषा है जो कि पूरे देश को जोड़ सकती है, एकता से मिलाकर रख सकती है। और इस प्रकार के स्टेटमेंट हमारे होम मिनिस्टर हिंदी दिवस पर लगातार देते रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज का इशू है वो बना हुआ है, ऐसा यहाँ पे हमारे राइटर ने मेंशन किया। अब राइटर बोलते हैं कि अगर हम परसेप्शन देखें तो परसेप्शन ये है कि यहाँ पर कि इंडिया की जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है उसको आप थोप रहे हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको ये प्रॉब्लम, दिक्कत ये है कि भाषा की मेन जो दिक्कत है वो भाषा की नहीं है, कि कल्चर की भी है, कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भाषा से उनका कल्चर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर में, वो कहीं ना कहीं चीज़ें खत्म होती हुई चली जाएंगी। इंडिया एज अ डाइवर्स कंट्री दुनिया भर में जाना जाता है, जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, अपने कल्चर हैं, अपने ट्रेडिशंस हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप हिंदी को जैसे बाकी सारी भाषाओं के ऊपर, जब फॉर एग्जांपल बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ओडिया, इनके ऊपर आप केवल हिंदी को इम्पोज करोगे तो इससे कहीं ना कहीं सिंपली दिखाई देता है ये मेजोरिटेरियनिज्म को अपनाया जा रहा है। और ये मेजोरिटेरियनिज्म कहीं ना कहीं अनएथिकल है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे संविधान के हिसाब से। क्योंकि हमारे देश का मतलब आप कह सकते हो, हमारे कंट्री का जो लीगल पोजीशन है वो यह है कि इंग्लिश को हमें कंटिन्यू रखना है आगे एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, जब तक बाकी सारे स्टेट्स जो मतलब ऐसे बाकी सारे राज्य जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, जब तक वो ना चाहें। क्योंकि अगर वो चाहते हैं हिंदी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो हिंदी यहाँ पर एक नेशनल लैंग्वेज बन सकती है, लेकिन कई सारे स्टेट्स जिनका मानना है कि हम हिंदी को ऐसा इम्पोज नहीं होने देंगे,
क्योंकि हमारी भाषा भी है, हमारा कल्चर भी है, उसको भी एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और इंडिया को भी सभी लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब राइटर बोलते हैं कि नाम बदलना, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इंग्लिश हमारे लॉ की भाषा है, हमारे कानून की भाषा भी मेन इंग्लिश है। हमारे चाहे आप कोर्ट देख लो, कोर्ट के अंदर भी मेनली जो भाषा यूज़ की जा रही है वो अंग्रेजी यूज़ की जा रही है। चाहे वो हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया, वहाँ सभी जगह पर अंग्रेजी भाषा का यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जजेस हमारे देश भर से आते हैं। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश भर के जजेस हैं। अब कई सारे जजेस ऐसे हैं जो कि यहाँ पर दूसरी भाषा का मतलब उपयोग करते हैं, या कहीं और दूसरे स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है। तो इससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो कि आज के समय पर पूरे देश को जोड़ने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का यूज़ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह पर हो रहा है। समझ गए? हम एक मेन कॉमन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जो सब इंग्लिश में है। हमारा जो लॉ है ना, इसको एक क्लैरिटी की आवश्यकता है। जजमेंट्स वगैरह हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो सब इंग्लिश में है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप फोकस कर रहे हो, इस बिल का नाम हिंदी में कर रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। जब सब कुछ इंग्लिश में है अंदर भी, तो आप बिल का नाम हिंदी में करके कोई सेंस नहीं बना रहे हो, ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर एडिटोरियल पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। नाउ आते हैं अगले एडिटोरियल पर। यहाँ पे आपको दोनों एडिटोरियल देखने को मिलेंगे। इनमें से सबसे पहले हम ये वाला डिस्कस करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है क्राफ्टिंग सेफ जनरेटिव एआई सिस्टम, यानी कि जो हमने देखो, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा। एक तो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक होता है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर हम दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो भी समझेंगे। ठीक है, और किस तरीके से यहाँ पे जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका यूज़ हो सकता है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन दोनों राइटर ने मिलकर लिखा हुआ है। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यहाँ पर इस पूरे एडिटोरियल के हमने कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स लिए हैं, और आज का जो मेंस का क्वेश्चन है ना, वो हमारा इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है। तो बहुत अच्छे से आपने सुनते हुए चलना है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? न्यूज़ ये निकल कर आई कि जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एक नया डेटा को क्रिएट कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में एक डेटा आपको डालने की ज़रूरत होती है। आप डेटा डालोगे, वहाँ से एक बढ़िया आउटपुट आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है, सबने सुना है, बहुत डिस्कशन किया है, बहुत एडिटोरियल डिस्कस किए हैं हमने, बहुत हमने लगाए चैट जीपीटी को लेकर। अब चैट जीपीटी एक ऐसी चीज़ है, आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च करके चैट जीपीटी को ओपन करके वहाँ पे आपको केवल क्या करना है, एक अपना डेटा देना है। डेटा देना है मतलब कि आपने सपोज आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या किया, चैट जीपीटी के अंदर में वो प्रॉब्लम लिख दिया। चैट जीपीटी क्या करेगा, सीधा सीधा उसका सोल्यूशन निकाल कर दे देगा, सीधा सीधा यहाँ पर उसका उपाय आपके सामने रख देगा, पढ़ो ये रहा उपाय। इवन ऐसा भी नहीं तो अगर मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी का अब नए नए वर्जन आ चुके हैं। जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्या चीज़ है, आपके रसोई के अंदर में, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ। आपके किचन के अंदर में कुछ सामान है, ठीक है, कुछ सब्जियाँ हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है इस सब्जी से क्या बन सकता है। आपने क्या किया, उस सब्जी का फ़ोटो खींचा, ये चीज़ आपके किचन में है, आपने फ़ोटो खींचकर इस चैट जीपीटी पर डाल दिया। चैट जीपीटी वहाँ से बता देगा कि आप इन सब्जियों से कौन सी डिश बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, आपको सारी रेसिपी वगैरह पता चल जाएगी। तो ये क्या है, ये हमारा जनरेटिव आई है। अब जनरेटिव एआई के अंदर में क्या हो रहा है कि आप एक डेटा वहाँ से दे रहे हो, अपने साइट से आपने डेटा दिया वहाँ से, और वहाँ से एक आउटपुट निकल कर आया। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो ये एक जनरेटिव एआई क्या है। तो जनरेटिव एआई हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का ही एक प्रकार है, जो कि एक नया कंटेंट, एक नया डेटा क्रिएट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर कह सकते हो कि जैसे आपका कोई टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, म्यूजिक हो गया, कोड हो गया, इन सब चीज़ों को यहाँ पे जनरेट किया जा सकता है जनरेटिव एआई के माध्यम से। क्वेश्चन ये है कि सर इसके फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहला फ़ायदा कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो, इमेजेस वीडियोस बना सकते हो, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। इवन कंटेंट जनरेशन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, एडवर्टाइजमेंट की, एंटरटेनमेंट की, मार्केटिंग की, ये सब इसी जनरेटिव एआई का यूज़ कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए नए नए कंटेंट बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है पर्सनलाइजेशन। जनरेटिव एआई यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है पर्सनलाइज एक्सपीरियंस के लिए। एक यूज़र अपने एक्सपीरियंस के लिए भी यहाँ पर यूज़ कर सकता है। ठीक है, जो ये जनरेटिव एआई सिस्टम है ना, ये यहाँ पे आपको कुछ रिकमेंडेशन जनरेट कर सकता है, प्रोडक्ट के सजेशन दे सकता है, कस्टमाइज कंटेंट को लेकर बात कर सकता है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को एनहेंस को लेकर यहाँ पर डिस्कशन कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। मतलब एक चीज़ उसने एनालाइज़ किया, एनालाइज़ करने के बाद में आपको रिकमेंडेशन दे सकता है इन चीज़ों को लेकर, जैसे मैंने आपको चैट जीपीटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया। तीसरा यहाँ पे जो फ़ायदा है इसका वो है क्रिएटिव असिस्टेंट।
भाई जनरेटिव एआई टूल आपको असिस्ट कर सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है आपके काम में। एक आर्टिस्ट है, डिज़ाइनर है, राइटर है, वो जनरेटिव एआई का यूज़ कर सकते हैं नए नए आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, नए नए अवसरों को, नए नए जो पॉसिबिलिटीज़ है, नए नए अवसरों को एक्सप्लोर करने के लिए। समझ गए? तो ये यहाँ पर इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। फिर आती है बात डेटा ऑगमेंटेशन की। जो जनरेटिव एआई है ये यहाँ पर एक डेटा जनरेट कर सकता है, ठीक है। बस क्या है कि ये जिस डेटा का हम लोग यहाँ पे अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं, और आपने इसके लिए डेटा देना पड़ेगा, उस डेटा को और एक्सपैंड कर सकता है, इंप्रूव करने का भी यहाँ पर ये काम कर सकता है। फिर बात आती है आर्ट और एंटरटेनमेंट की। अगेन जनरेटिव एआई यहाँ पर कह सकते हो ये कहीं ना कहीं जो हमारे आर्ट डिज़ाइन ये जो सेक्टर है वहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये जनरेट कर सकता है यूनिक आर्ट वर्क को, कंपोज म्यूज़िक को, ठीक है, म्यूज़िक को कंपोज कर सकता है, एनिमेशंस को बना सकता है, जो आप एनिमेशंस वगैरह देखते हो, ठीक है, आपकी स्टोरीज़ को यहाँ पे जनरेट कर सकता है, स्क्रिप्ट्स को जनरेट कर सकता है। ये सारा काम आज के समय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी आपको ये देखने को मिल जाती है। लेकिन क्वेश्चन पता है ये क्या है, ये तो हमने फ़ायदे डिस्कस कर लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन टेक्नोलॉजी, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रेट्स यानी इनके नुकसान भी ढेर सारे हैं। पहला नुकसान हैलुसिनेशंस, मतलब यहाँ पर यह है कि कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गलतियाँ होती है, इन मॉडल्स के अंदर में एरर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, इसकी वजह से जो आपने डेटा दिया, आपने सपोज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला, मुझे आंसर चाहिए, लेकिन यहाँ पर उस एआई के अंदर अगर गलती होगी तो वो आंसर नहीं दे पाएगा, आपको मिसलीड कर सकता है, आपको इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। समझ गए? तो पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम डीप फेक। भाई ये बहुत ही खतरनाक है। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ इतना बिकट तरीके से हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन का इमेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी के फ़ोटो के ऊपर किसी और का चेहरा लगाना, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं। किसी की वीडियो में किसी और की आवाज़ डाल देना, ऑडियो डाल देना, किसी के वीडियो के अंदर किसी का फ़ोटो चेंज कर देना, तो ये सब डीप फेक है। भाई ज़बरदस्ती, पता है कई डीप फेक के बारे में आपने सुना होगा। डीप फेक क्या होता है, एक पर्सन का ऐसे ही, एक कह सकते हो कि एक नॉर्मल पर्सन है, उसका चेहरा बदल दिया गया, उसके चेहरे की जगह दूसरे का चेहरा लगा दिया गया, ये डीप फेक है। कभी कभी एक इंसान को ब्लैकमेल करने के लिए, ठीक है, ये सब यहाँ पर डीप फेक यूज़ किया जाता है। उसके बाद में जो तीसरी प्रॉब्लम है जनरेटिव एआई की, वो है डेटा प्राइवेसी। भाई जनरेटिव एआई मॉडल जो है यहाँ पे बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, बहुत सारा आपका डेटा लेगा ये, उसके बाद जाके काम करेगा। भाई सारी टेक्नोलॉजीज आज आप देख भी रहे होंगे, ये बिना डेटा के नहीं चलती हैं। तो भाई डेटा जब यहाँ पे होगा तो आपके डेटा के चोरी का भी डर रहेगा, आपकी जो सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं, ठीक है। फिर एक और खतरा क्या है, वो है साइबर सिक्योरिटी। अगेन क्योंकि डेटा बहुत सारा यूज़ किया गया है इन जनरेटिव एआई के अंदर में, तो साइबर अटैक होने के चांसेस भी हैं। यानी कि आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया जाएगा, आपका डेटा हैक कर लिया जाएगा, फिर आपसे पैसे मांगे जाएंगे उसको छोड़ने के लिए, ठीक है, या फिर आपके डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाएगा किसी कंपनी के साथ में। तो ऐसे साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स भी बने हुए होते हैं। फिर लास्ट एक प्रॉब्लम है कॉपीराइट इशू। जो जनरेटिव एआई मॉडल्स होते हैं ये कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि भाई ऐसा कंटेंट क्रिएट कर दे जो कि ऑलरेडी किसी का कंटेंट है, तो वो कॉपीड कंटेंट होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लीगल और एथिकल क्वेश्चन उठ जाएगा कॉपीराइट इशू को लेकर कि भाई ये जो कंटेंट जनरेट किया है आपने, इसका राइट किसी और के पास में है, ये किसी और का ओरिजिनल कंटेंट है। तो ये भी यहाँ पर कॉपीराइट इश्यूज़ भी हो सकते हैं इस जनरेटिव एआई को लेकर। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, खतरे क्या हैं, वो मैंने आपको समझाया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कैसे हम जनरेटिव एआई से ढेर सारे बेनिफिट्स को निकाल सकते हैं, कैसे इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। पहला फ़ायदा हेल्थ केयर। जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारी मदद कर सकता है हेल्थ केयर सेक्टर में। कैसे कि भाई जो अलग अलग बीमारियां हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो मशीन्स हैं वो मेडिकल इमेजेस को, डेटा को एनालाइज करके आपको यहाँ पे बता सकती है, इन्फॉर्मेशन दे सकती है कि भाई आपको ये वाला ट्रीटमेंट लेना चाहिए। समझ गए? दूसरा एजुकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगेन जो ये जनरेटिव एआई है ये एजुकेशन में हेल्प कर सकती है, कंटेंट लर्न करने में स्टूडेंट्स की मदद हो सकती है, इससे टीचर्स को हेल्प मिल सकती है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर, अगेन ये जो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी है ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी से रिकमेंडेशन ले सकते हैं इरिगेशन के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सिंचाई के लिए कौन सा पेस्ट यूज़ करें, यानी कीटनाशक कौन सा यूज़ करें, खाद कौन सा यूज़ करें। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं इस जनरेटिव एआई से ली जा सकती हैं, इस तरीके से रिकमेंडेशन के बेसिस पर। फिर बात आती है मैन्युफैक्चरिंग। इतना ही नहीं, जनरेटिव एआई हमारी मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प कर सकता है। कैसे? नए नए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर सकता है, ठीक है, नए नए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में हमारी मदद कर सकता है, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है,
फिर एंटरटेनमेंट की बात आती है। एंटरटेनमेंट आप समझ चुके हो भाई, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हेल्प कर सकती है नए नए प्रकार के आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर, गेम्स को क्रिएट करने में। तो इससे कहने के लोगों का जो एंटरटेनमेंट है वो भी यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो बात आती है बेनिफिट्स की, तो इस प्रकार से यहाँ पर जनरेटिव एआई के ढेर सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो बेनिफिट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब दोस्तों बात आती है वे फॉरवर्ड की, यानी कि एट द लास्ट यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन मतलब कि भाई बहुत सारे खतरे भी तो हैं जनरेटिव एआई के, तो इसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। पहली चीज़ देखो, हमें ना एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। प्रॉपर नियम, कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस की आवश्यकता है, जो कि यहाँ पर जनरेटिव एआई को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे। इसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर रूल होने ज़रूरी है, नहीं तो फिर यहाँ पर कह सकते हो कि इसका एक अलग वे में या गलत यूज़ भी हो सकता है। तो फ्रेमवर्क होने चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के डेटा को ही प्रोटेक्ट करें, प्लस यहाँ पर एआई का बढ़िया यूज़ के ऊपर भी फोकस करें। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमें एक काम करना होगा, जो जेनेटिव एआई टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके ऊपर हमें रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर में पैसा खर्चना होगा। रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर नो डाउट इंडिया में बहुत कम पैसा खर्च जाता है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा इसको एक्सटेंड करना होगा, बढ़ाना होगा। ठीक है, उसके अलावा हमें कोलैबोरेशंस करने होंगे, कोऑपरेशंस करने होंगे अलग अलग बॉडीज़ के साथ में, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज़, अकेडमिया, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ में कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम जनरेटिव एआई को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, आओ फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन यह है, डिस्कस द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ जनरेटिव एआई फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, यानी भारत के विकास के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके फ़ायदे और इसकी चुनौतियां क्या हो सकती हैं वो आपने समझाना है। फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, सजेस्ट सम मेजर्स, कुछ आपने तरीके बताने हैं जो तरीक़ों से जो इंडिया है उसको वो तरीके अपनाने चाहिए, जिससे इंडिया क्या कर सके कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर गेन कर सके इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नए नए अवसर भारत के लिए खुल सकें, प्लस इसका जो रिस्क है वो हम कम कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर इंडिया को क्या करना चाहिए वो तरीके भी आपने सुझाने हैं। ठीक है, तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि जो हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स हैं वो भी अच्छे से इस क्वेश्चन को कैप्चर कर सकें, जिसकी वजह से एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो भारत के विकास और सुरक्षा के लिए जनरेटर एआई, ठीक है, यानी कि वही जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं, जनरेटिव एआई के संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करें। कुछ उपाय सुझाएं जो भारत को अवसरों का दोहन करने और जनरेटिव एआई के जोखिमों को कम करने के लिए चाहिए। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा ग्रुप मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। दोस्तों जब आप अपने आंसर को लिखकर सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। चलो आते हैं अगले एडिटोरियल पर। ना दोस्तों अगला एडिटोरियल हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज का है। अभी शिमला वाला एडिटोरियल थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वाले आर्टिकल को भी डिस्कस कर लेते हैं। कच्चातीवू आइलैंड को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है और वो कंट्रोवर्सी लगातार न्यूज़ में बनी हुई है। तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये कच्चातीवू आइलैंड का जो मामला है वो एग्जैक्टली है क्या, और कहीं ना कहीं यहाँ पर यह अभी चर्चा में क्यों है वो भी आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। देखो ऊपर ये तमिलनाडु दिख रहा होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा इंडिया है। ठीक है, ऊपर आप जाओगे तो पूरा इंडिया आपको देखने को मिलेगा। नीचे श्रीलंका है। ठीक है, ऊपर इंडिया हो गया, और एक सेकंड को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ऊपर इंडिया हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, नीचे यहाँ पर श्रीलंका हो गया। बात क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ये समुद्र वाला हिस्सा है ना, ये बीच वाला हिस्सा आपको ये देखने को मिलेगा। यहीं पर पाक स्ट्रेट है। ठीक है, इधर रामेश्वरम देखने को मिलेगा, और यही बीचों बीच में कच्चातीवू आइलैंड है। एक छोटा सा द्वीप आपको देखने को मिलेगा, कच्चातीवू आइलैंड, ये छोटा सा टापू आपको देखने को मिलेगा। तो एक कच्चातीवू आइलैंड को लेकर कंट्रोवर्सी रहती है। भाई इंडिया में जो स्पेशली तमिलनाडु है वो मांग कर रहा है, भारत सरकार से कह रहा है कि हमें कच्चातीवू आइलैंड वापस चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी ये श्रीलंका के कंट्रोल में है। बोला जाता है कि जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने यहाँ पर एक कच्चातीवू आइलैंड एज अ गिफ्ट यहाँ पे श्रीलंका को दे दिया है, एक अग्रीमेंट के बेसिस पर। तो वो अग्रीमेंट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यार मेरा गला थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो रहा है चलो कोई बात नहीं यार, चल रहा है जैसे तैसे। आगे आते हैं, पहले हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आपको कुछ लिखित में चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूँ, एग्जैक्टली इशू क्या है वो समझते हैं।
जिससे आपको एक अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले ये आर्टिकल आजकल न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने यहाँ पर एक डिबेट को वापस से कह सकते हो कि आग दे दी है। और वो डिबेट बेसिकली यहाँ पर कच्छातीवू आइलैंड को लेकर है। और यहाँ पर स्पेशली तमिलनाडु मांग करता है लंबे समय से कि हमें कच्छातीवू आइलैंड वापस चाहिए श्रीलंका से, बस और कुछ नहीं जानते। श्रीलंका देने को मना करता है कि भाई हम कच्छातीवू आइलैंड नहीं दे सकते। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, अगर इतिहास देखें तो कच्छातीवू आइलैंड भारत का ही था, जो आज श्रीलंका की टेरिटरी में आता है या फिर श्रीलंका के कंट्रोल में आता है। लोकेशन ऑलरेडी हमने देख लिया है, ठीक है। एक आइलैंड छोटा सा टापू है, अभी हमने लोकेशन देखा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, वो कौन सा समय था जब ये कच्छातीवू आइलैंड श्रीलंका का हिस्सा बन गया? देखो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। अगर हम और इतिहास देखें, बहुत डिटेल में जाएं, तो एक समय पर ये जो आइलैंड है ना, एक राजा के थ्रू ओन किया जाता था। वो राजा थे किंग ऑफ रमनथ, ठीक है। किंग ऑफ रमनथ जो कि तमिलनाडु में आज के समय पर जगह है, जिसको हम लोग रामनाथपुरम के नाम से जानते हैं। तो वहाँ के राजा थे, उनके अंडर में या फिर कह सकते हो वो यहाँ पे इस आइलैंड को ओन करते थे। इस आइलैंड का यूज़ किया जाता है अलग अलग मछुआरे के थ्रू। मछुआरे यूज़ करते थे क्योंकि देखो आसपास ना समुद्र है, तो वहाँ पे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते थे। अब मछली पकड़ते पकड़ते भाई थक गए, उसके बाद यहाँ पे उनके जाल में कभी कभी गांठें पड़ जाती थी जिससे मछली पकड़ते हैं। तो उस जाल को सुलझाने के लिए, जाल को सुखाने के लिए वो वहीं पर आइलैंड पर बैठकर आराम करते थे। लेकिन होता क्या है, अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या हुआ कि इस पूरे आइलैंड को एडमिनिस्टर किया गया, इसको कंट्रोल किया गया जॉइंटली, इंडिया और श्रीलंका दोनों के थ्रू। इंडिया श्रीलंका दोनों मिलकर यहाँ पर इसको कंट्रोल कर रहे थे, एडमिनिस्टर कर रहे थे अंग्रेज़ों के समय पर। फिर उसके बाद में अर्ली 20वीं सेंचुरी में क्या हो गया, चाइना ने क्लेम करने, सॉरी चाइना बोल रहा हूँ, श्रीलंका क्लेम करने लगा, कहीं ना कहीं सही निकल रहा है चाइना। तो अर्ली 20वीं सेंचुरी में जो श्रीलंका है वो क्लेम करने लगा, वो ये कहने लगा ये जो ओनरशिप है इस आइलैंड की वो हमारी है, ये हमारे पास रहेगा आइलैंड, ठीक है। ये यहाँ पर श्रीलंका की साइड से स्टेटमेंट आया और इसकी वजह से 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ। और एग्रीमेंट होते हुए भारत ने यहाँ पर यह आइलैंड श्रीलंका को दे दिया एक जॉइंट एग्रीमेंट के माध्यम से। उसके बाद में 2 साल बाद यानी 1974 के बाद 1976 में एक और एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के बाद से भारत ने अपने जो फिशिंग राइट्स हैं उस पर्टिकुलर रीजन में वो भी यहाँ पर त्याग दिए, यानी वो भी चले गए। फिशिंग राइट्स मतलब मछली पकड़ने के, यानी उस आइलैंड के आसपास हमारे मछुआरे मछली पकड़ सकते हैं, ये वाले राइट्स हमारे पास थे जब हमने ये आइलैंड श्रीलंका को दिया था। लेकिन उसके आइलैंड देने के 2 साल बाद ये वाले राइट्स भी ख़त्म हो गए। अब हमारे मछुआरे उस आइलैंड के आसपास मछली नहीं पकड़ सकते, फिशिंग नहीं कर सकते, और अगर फिशिंग करने जाएंगे तो श्रीलंका की नेवी उनको पकड़ कर ले जाती है श्रीलंका में। समझ गए? तो ये यहाँ पर पर्टिकुलर इशू है और इसी वजह से तो तमिलनाडु मांग कर रहा है, क्योंकि तमिलनाडु से कई सारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जब जाते हैं तो उस आइलैंड के आसपास चले जाते हैं। अब आइलैंड के आसपास जाते हैं तो पीछे से श्रीलंका की नेवी आती है, उनको पकड़ कर ले जाती है, अरेस्ट कर लेती है श्रीलंका के अंदर में। समझ गए? बिना कोई वार्निंग दिए। तो एक पर्टिकुलर इशू बना हुआ है। तो हमारे यहाँ पे कहना है कि देखो ये आइलैंड था हमारा ही, भाई हम हमारा आराम भी नहीं कर सकते, अपने नेट को सुखा भी नहीं सकते, ठीक है। और आइलैंड जबकि था हमारा तो हमें वापस से अपना आइलैंड चाहिए। अगर आप इतिहास देखो तो इंडिया का हिस्सा था ये, तो इंडिया को वापस से अपना आइलैंड चाहिए। ये मांग यहाँ पे तमिलनाडु से उठती हुई नजर आती है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इंडिया श्रीलंका के बीच में निगोशिएशन हुआ कैसे था, मतलब कैसे ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया गया? तो देखो श्रीलंका अपनी यहाँ पे सॉवरेटी क्लेम करता था, क्योंकि मैंने बोला अंग्रेज़ों के समय पर दोनों मिलकर उस आइलैंड को चला रहे थे। अब एक समय बाद श्रीलंका बोलने लगा भाई ये तो आइलैंड हमारा है, तो अपनी सॉवरेटी यहाँ पर कच्छातीवू आइलैंड के ऊपर वो क्लेम करने लगा, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया के साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए और उसके बाद में इंडिया ने जो है आइलैंड श्रीलंका को दे दिया था, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि चलो मांग उठ रही है तो हम समझ गए, ये बताओ सरकार की क्या राय है इसके ऊपर, सरकार का क्या स्टैंड है, सरकार क्या बोल रही है इसके ऊपर? तमिलनाडु तो चलो बोल रहा है अपने हिसाब से, ठीक बोल रहा है कि हमें वो आइलैंड चाहिए, भाई हमारे मछुआरों को परेशानी हो रही है, इतिहास में वो आइलैंड हमारा था। लेकिन सरकार क्या बोल रही है? देखो कच्छातीवू आइलैंड को श्रीलंका से वापस लेने को लेकर ये क्वेश्चन कई बार उठे हैं। इवन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2013 में हमारी केंद्र सरकार से बोल दिया था कि कोई भी टेरिटरी ऐसी नहीं है कि जो कि भारत की थी और हमने श्रीलंका को दे दी हो। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ही बोल चुका है, तो मतलब इस टेरिटरी को लेकर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। समझ गए? इवन दिसंबर 2022 के अंदर भी जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने यहाँ पर इन 2 एग्रीमेंट जो 1974 और 1976 1974 और 1976 में जो 2 एग्रीमेंट्स हुए थे ना, तो हमारी केंद्र सरकार ने इन दोनों एग्रीमेंट्स का रेफरेंस रहते हुए यहाँ पर ये बोला राज्यसभा के अंदर में कि जो कच्छातीवू आइलैंड है वो श्रीलंका की साइड में आता है भाई, ठीक है। वो इंडियन श्रीलंकन इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन में आता है, यानी कि वो श्रीलंका की साइड में आता है।
समझ गए? तो एग्जैक्टली ये बात बोली गई। तो हमेशा से यहाँ पे आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा इस टेरिटरी को वापस से लेने के ऊपर एक मेजर फोकस नहीं किया गया है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, आई होप आपको ये जो बात है अच्छे से क्लियर हो चुकी है कचौती आइलैंड का मेनली इशू क्या है। अब आते हैं अगले एडिटोरियल पर। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है वाई शिमला इज़ क्रम्बलिंग। भाई हिमाचल प्रदेश में खतरनाक बारिश हुई है और उस खतरनाक बारिश की वजह से आज आपने कल का न्यूज़पेपर जब उठाओगे ना संडे का, लास्ट के 2 पेज देखना। कल मैंने लास्ट के 2 पेज देखे थे, ऐसी भयानक फ़ोटो निकल कर आ रही हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज। मंदिर, कई सारे घर, कई सारे जो ऑफिस हैं वो यहाँ पर बह गए हैं भाई, इतनी खतरनाक बाढ़ आई है। तो वही यहाँ पर समझाया गया कि भाई हिमाचल प्रदेश में स्पेशली शिमला के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गलत बना हुआ है। भाई आपने पानी के रास्ते पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, पानी के रास्ते पे घर बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए हैं। तो अगर ऐसा यहाँ पर सिनेरियो होगा, क्लाइमेट चेंज का ऐसा इशू होगा, ऐसी बारिश होगी, ऐसी बाढ़ आएगी, तो भाई पानी के रास्ते में जो चीज़ें आ रही हैं वो बही जाएंगी। तो आपने जो जगह डिसाइड करी कंस्ट्रक्शन की वो जगह गलत है और इस चीज़ का सुधार हमें करना होगा। ये बार बार नेचर हमें जवाब दे रहा है लेकिन हम लोग यहाँ पे सुधर नहीं रहे हैं। वो चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे एडिटोरियल में मेंशन की गई हैं। तो एक एक करके सारी बातों को यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो राइटर का यहाँ पर क्या कहना है? राइटर ये बोलते हैं कि भाई जो बारिश है, इस बारिश ने कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया है। मतलब एक भयानक स्थिति पैदा कर दिया पर्टिकुलरली शिमला के अंदर में। जो इतनी खतरनाक बारिश हुई है इस समर हिल एरिया में, वो उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आ गया। फ्लैश फ्लड मतलब समझो आप, ज़री सी देर में यहाँ पर बाढ़ ही बाढ़ आ चुकी है और उसकी वजह से अभी रिसेंटली एक मंदिर जो है वो भी यहाँ पर कोलैप्स कर गया है, मंदिर भी गिर गया है। और उस मंदिर के गिरने की वजह से लैंडस्लाइड में लगभग 15 लोगों की जान गई है और उस लैंडस्लाइड की वजह से कई सारी बिल्डिंग गिर गई हैं। खासकर जो कृष्णनगर एरिया है ना, वहाँ पे कई सारी बिल्डिंग गिर गई हैं, 2 लोगों की जान जा चुकी है। तो लैंडस्लाइड जो शिमला के आसपास है, इसकी वजह से सड़कें प्लस लोगों की जान, कई सारे इंस्ट्रक्शंस, वो सब यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट है, IPCC जिसको बोलते हैं, उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट ये बोल चुकी है कि जो कोस्टल एरियाज़ है, जो हमारे तट वाले रीजन है, हिमालय हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव होगा क्लाइमेट चेंज का। जिस तरीके से रेनफॉल के अंदर पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं, बारिश कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है ना, सडनली हो रही है नहीं हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है हमारे हिमालयन रीजन के ऊपर में। और ये बात ऑलरेडी यहाँ पर IPCC बोल चुका है। IPCC ये भी बोल चुका है कि आपको हिमालयन रीजन में अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो आप क्लाइमेट रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शन करना या करना ही मत। ऐसा तैयार करना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है कि वो किसी भी चीज़ को झेल सके। ठीक है, इतनी मजबूती से होना चाहिए, नहीं तो फिर मत करना। अगर आप यहाँ पर एक अनप्लान्ड वे में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन करते हो तो वो बिल्कुल ख़तरनाक होगा। ये बात ऑलरेडी रिपोर्ट्स बोल चुकी हैं। लेकिन क्या होता है, पछतावा करते हुए सबसे बुरी चीज़ ये है कि शिमला के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं है। क्लाइमेट रेजिलिएंट मतलब यहाँ पर वो ज़री सी बारिश को भी नहीं झेल सकता। सॉरी यार, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आर्टिकल होने वाला है ख़त्म, तो अपना समाप्त करके ही निपटेंगे। अब बात ये की जा रही है कि बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं, इन इंसिडेंट्स ने यहाँ पर एक पैटर्न दिखाया है। इन्होंने ये बोला कि समर हिल में जो ये अभी टेम्पल गिरा है, ये टेम्पल कहीं ना कहीं जो हमारी पहाड़ों की वैली, जो घाटी होती है ना, उसके अंदर बना रखा है। पानी के रास्ते में बनाया था मंदिर, जिसकी वजह से यहाँ पर वो बह गया जब बाढ़ आई। तो अब ऐसे उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी वाटर सप्लाई सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम वाले एरिया में कई सारे घर बने हुए हैं। कई सारे घर यहाँ पर जो पानी की बॉडीज़ होती हैं, नेचुरल वाटर स्प्रिंग होता है, उसके ऊपर बने हुए हैं। तो स्ट्रक्चर अगर पानी के सोर्स पर आएंगे, भाई आपने पानी का रास्ता, भाई एक नदी का रास्ता है, चलो वहाँ पे पानी नहीं है अभी के समय पर, आपने कंस्ट्रक्शन बना दिया, लेकिन जब पानी आएगा तो वो बह जाएगा। समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक खतरा जो है वो बहुत बड़ा हो नज़र आ रहा है आज के समय पर शिमला का। तो जो बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, इसके अंदर हमें चेंज करना होगा। 1990 के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रैटेजी इतनी खतरनाक तेज़ी से बदली है और लोगों ने यहाँ पर इतना खतरनाक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही हैं। और जो ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर कहीं ना कहीं हमें रोक लगानी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं। इवन यहाँ पर इनका कहना है कि जो आज के समय पर शिमला डेवलपमेंट प्लान है, ये डेवलपमेंट प्लान सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें खासकर जो जोन है, सब जोन है, इनको डिफ़ाइन करना होगा, है ना। सारे के सारे एरिया को डिफ़ाइन करना होगा, उनका जोग्राफिकल डेटा हमारे पास में प्रेजेंट होना चाहिए कि उस एरिया की जोग्राफी कैसी है।
ताकि उसी के बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। राइटर एक और सोल्यूशन देते हैं कि भाई जो जोनिंग स्ट्रैटेजी है इसको हमें लेकर चलना होगा कि जो ये सिटी जो शहर है ना, इन शहरों के अंदर में सारा डेटा जोग्राफिकल डेटा प्रेजेंट होना चाहिए इन एरियाज़ का, ताकि भाई लोग जोग्राफी डेटा को स्टडी करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें, उनको पता चले कि भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने लायक है या नहीं है, यहाँ पे डिजास्टर आ सकता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक्सपेंशन करें। इससे काफ़ी बड़ा सुधार होगा और इस अप्रोच से हम लोग डिजास्टर से बच पाएंगे। ठीक है, हम अपनी जो इंपॉर्टेंट सिटी है, जो शहर है, इसको भी बचा सकेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब राइटर बोलते हैं कि देखो जो प्रायोरिटी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें यहाँ पर पूरे के पूरे मैपिंग को लेकर चलना होगा, जो कि यहाँ पर बनाया जा सकता है सैटेलाइट की इमेज के माध्यम से। सैटेलाइट की इमेज से हम क्या कर सकते हैं, पूरी मैपिंग रेडी कर सकते हैं और उसके बाद में हम जोग्राफिकल डेटा यूज़ कर सकते हैं। भाई अब हमारे पास में पर्टिकुलर डेटा है, अब जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो इन डेटा को एनालाइज कर लेना कि भाई ये एरिया वीक है या नहीं है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना सही है या नहीं है, इस कंस्ट्रक्शन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना। समझ गए? तो इससे क्या होगा, हम कहीं ना कहीं एक सुरक्षित कदम उठा पाएंगे, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा। बहुत कुछ आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिला होगा। आज ये ट्यूटोरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। यूपीएससी का 2018 का एक क्वेश्चन था प्रीलिम्स का, फटाफट इसको डिस्कस करेंगे। तो पूछा गया था आपसे कि भाई ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को लेकर ये जो बॉडी है ना, GACSA, इसके रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। नीचे ऑप्शन दिए गए, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। ठीक है, केवल बी वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट गलत आपको देखने को मिल जाते हैं। समझ गए? तो बी वाला यानी कि जो मेंबरशिप होती है GACSA की, वो किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती का ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करती है। बाकी ये दोनों ऊपर वाला और फर्स्ट वाला और थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड वाला स्टेटमेंट नहीं, बी ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।